लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। बताओ फ्रिक्शन अच्छा आदमी बुरा आदमी है? तो प्रेमियों को साथ रखना चाहता नहीं रखना चाहता? इसका पिताजी कौन है? इसकी डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग द सरफेस। कैसे होती है? और अलोंग द सरफेस में किधर होगी? कैसे जज करते हैं? क्या इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन? इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द, जो बड़ा है उसकी बातें करते हैं। बाइसेल कांटेक्ट फोर्स का बेटा है, कांटेक्ट फोर्स का बेटा है, अलोंग द सरफेस लगता है, इसका दूसरा बेटा नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या ये फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है? क्या है फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन का उत्तर ज्यादा होगा क्या म्यू पे डिपेंड करता है? जब तक कोई चीज रुकी रहे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है? ये स्टेटमेंट सही है पूरा या गलत है? चीज रुकी हुई होती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। छोटी छोटी चीजों पूछ रहा हूं, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन तब भी लग सकता है जब चीज चल रही हो? अरे हाँ ना, कई बात भी पहले बोल चुका हूं यार। अगर मैं इस पर्स को ऐसे साथ ले जा रहा हूं, क्या मेरे हाथ इस पर्स पर फ्रिक्शन लगा रहा है? स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक। जबकि क्या पर्स चल रहा है? जबकि पर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है दोनों सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग होनी। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बच्चा समझ लेता है कि चीज रुकी हुई है, चीज रुकी हुई है, ऐसा कोई जरूरी। पक्की बात? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है जब चीज चल रही हो? ऐसे पूछ रहा हूं, सॉरी रुकी हुई हो। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन किसी बॉडी पे लग सकता है अगर वो रुकी हुई हो? ऐसे पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस। इज इट पॉसिबल टू हैव काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट? यस और नो? यस और नो? सोच के बोलो। मेरा क्वेश्चन, काइनेटिक फ्रिक्शन सब लोग जानते हो? काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब दो बॉडी के बीच में क्या आती है? मैं पूछूं क्या किसी बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है अगर वो रुकी हुई है? अरे स्टेटमेंट है मल्टीपल करेक्ट का, बोलिए बोलिए। इट इज पॉसिबल टू हैव काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी एट रेस्ट। सब लोग बोलो। हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कितने लोग बोलते हैं हो सकता है? अच्छा ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाए? हाँ बता रहा भाई साहब, कैसे होगा? हाथ खड़ा कर दिया शौक शौक में, बता। और इसको ग्राउंड में देखा जाए तो ये बॉडी इसको मूव करता है, रिलेटिवली ग्राउंड में रेस्ट में होता है। ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है। ध्यान सुनना, इलस्ट्रेशन तो समझ आ जाएगा। ये बड़ा ब्लॉक है, इसके ऊपर रस्सी से एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस वाले ब्लॉक को चलाना चालू कर दो, ये रुका हुआ है नहीं रुका हुआ? इन दोनों के बीच में कैसा फ्रिक्शन? तो रुका हुआ पे लग तो रहा है। अरे यार समझ ही नहीं आया। एक बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है, ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ऊपर वाला ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है। बोलिए सर। अगर मैं बोलूं नीचे वाले ब्लॉक को चलाइए तो इन दोनों ब्लॉक में कैसा फ्रिक्शन लग रहा है? खुद बताइए इसमें काइनेटिक कितना लग रहा है? इस वाले ब्लॉक की वजह से बी वाले ब्लॉक में काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? आगे पीछे काइनेटिक है, और ये भी काइनेटिक। पर वास्तविकता में बी ब्लॉक चल रहा है कि रुका हुआ है? तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। वर्णन में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या हालांकि तुम्हें वर्णन अभी आता नहीं है, बट 9th में तो सुना होगा। अरे सुना नहीं सुना यार? वर्णन बराबर क्या होता है? F डॉट। बच्चे से पूछो व्हाट इज द वर्क, क्या इट इज पॉसिबल टू हैव अ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन 0 ऑन अ बॉडी? इट इज पॉसिबल टू हैव अ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज 0। ये एग्जांपल है सामने। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है? कितना कर रहा है? बच्चा सोच ही नहीं पाता। किसी भी नॉर्मल से पूछो भैया क्या वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज कैन बी पॉसिबल, कैन बी 0 पॉसिबिलिटी है किसी भी बॉडी पर? है। दो चीजें सिखाई मैंने आपको, क्या समझा? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी रुकी हुई है। क्या बेकार रिस्पॉन्स यार। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी रुकी हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी चल रही है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये उनके रिलेटिव बात है, ये उनके। अगर अपन बात करें तो सोच के देखो, अगर एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है ए, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है ब्लॉक बी, और ये वाला ब्लॉक पर फोर्स लगाया गया, पर पाया गया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो यहाँ पे स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक? स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक। मैंने दो इलस्ट्रेशन बोली है जो आपको ये बता रहा है कि देख बॉडी चल रही है तब भी कौन सा फोर्स लग रहा है, और देख बॉडी रुकी हुई है तब भी कौन सा लग रहा है। इसलिए मन मंदिर से ही हटा लेना कि बॉडी रुकी हुई मतलब स्टैटिक,
चलने का मतलब काइनेटिक। ऐसा जनरली बच्चे अपने मन में परसेप्शन बना लेते हैं, पर ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर बेकार रिस्पॉन्स, यस और नो? कोई दिक्कत? ये बात अपने शब्दों में लिख लो जो तुम्हें अच्छा लगे, सोचने वाली बात है, क्योंकि फटाफट उतार लो, आगे बढ़ता हूं। कि बॉडी रुकी हुई हो तो ही स्टैटिक हो ये जरूरी नहीं है। अब सुन, खैर मान लीजिए बेसिक सी बात जो नॉर्मल किताबों में लिखी होती है उसे समझ लीजिए, कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स F लगाया जा रहा है, मान लीजिए इसके लिए इसका म्यू के की वैल्यू मान लीजिए मास 2 किलो का है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि म्यू के की वैल्यू, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल सिंपल, ऐसे ग्राफ भी बनवा देते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि म्यू के की वैल्यू 0.2 है, कितनी है? तो म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी कम? कैसे रिस्पॉन्स कैसे बढ़ाएंगे आप? ज्यादा काम, थोड़ा तेज तेज रिस्पॉन्स होता है, रफ्तार में बढ़ा सकेंगे। ये 0.2 तो म्यू एस कितना? कुछ भी मान लो 0.3, बोलो क्लियर एकदम। मान लीजिए हमने फोर्स लगाना चालू करा, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, सिंपल सी बात करते हैं। अगर हमने फोर्स लगाना चालू करा तो हमें समझ में आता है कि कौन सा फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये मैं बता चुका हूँ, कौन सा फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है? स्टैटिक। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अपन ने F लगाया, म्यू 0.2 भी है ये। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि F की वैल्यू, अच्छा ये मास 2 किलो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि F की वैल्यू सपोज 20 into 0.2 कितना हुआ? 4 को ना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं F के लिए 2 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? यार आवाज नहीं आई यार, कितना लगेगा? कितना लगेगा? 2 न्यूटन। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। बॉडी चली कि नहीं चली? पक्की बात। एक्सेलरेशन कितना? अरे एक्सेलरेशन कितना? सोच लो। एक्सेलरेशन 0। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया सब। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि F की वैल्यू हो गई 3 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना? जल्दी नहीं बोलेंगे सब लोग। एक्सेलरेशन कितना? सोच लो। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं इसकी वैल्यू हो गई 5.999999999990। 10-20 पीढ़ियां के बाद पहले भी हो चुकी है। 10-20 पीढ़ियों का मतलब मान लीजिए छोटी हड्डी पागल हो जाए, 5.99999999 लिखती रहे जीवन भर, और मरते हुए अपने बच्चों को बोले बेटा तुम भी यही करना, और इसकी 10-20 पीढ़ियां यही करती रहे, फिर अपन 0 लिखें। इतना फोर्स है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी पहले तो? अरे कितनी है? फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन कितना होगा? 5.999999। अरे यार सुन, एक्सेलरेशन मान लीजिए फोर्स की वैल्यू 6.00000000 10-20 पीढ़ियां, फिर 1। फ्रिक्शन कितना होगा? अरे कितना होगा? 4 की 6। यहाँ बॉडी चल रही थी कि नहीं चल रही थी? यहाँ बॉडी चली कि नहीं चली? चलते ही कौन आ गया? अरे यार हाँ ना बोलिया। अब फ्रिक्शन क्या लगा? यहाँ तक स्टैटिक था, यहाँ पे कौन सा आ गया? काइनेटिक। कितना? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे कितना? कितना? मतलब बॉडी पता है ऐसी, या तो चलेगी नहीं, पर जैसे ही आप स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा बोलो, जिसको मैंने समझाया था, वो एकदम से चलने लगी, उसका एकदम से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1। क्या ये बात लॉजिकली समझ में आती है? ये बात लॉजिकली समझ में? मान लो कि इसके बाद में F के लिए 10 न्यूटन कर लूं, तो फ्रिक्शन कितना? कितना? अब फ्रिक्शन में कोई चेंज? हाँ, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, वो एक अलग बात है। एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, वो एक। किताबों में स्टैंडर्ड तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, कोई उसमें खास बात नहीं है। एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया जाता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिंपल ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, एंड हियर कम्स द फ्रिक्शन। बोलो क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो, जब तक आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं आती, क्या फ्रिक्शन और फोर्स बराबर होता है? यार बेकार रिस्पॉन्स है। जब तक लिमिटिंग वैल्यू तक ना हो फ्रिक्शन और फोर्स, इसलिए ग्राफ पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। कहां तक? क्या ये F, क्या ये लिमिटिंग वैल्यू है जिसे क्या आप μSN बोलते हो? F लिमिटिंग। F डरना मत, किताबी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ही इसको क्रॉस करा, अब μSN लग रहा है कि μKN? μSN μKN।
अरे सोच लो, अब म्यू के लगेगा, वो इससे कम की ज्यादा, क्या वो शायद यहाँ कहीं होगा म्यू के? अच्छा वो ऐसे लगे, अभी कांस्टेंट क्यों हो गया? उसके बाद कितना भी फोर्स लगाओ इसमें चेंज आने वाला, यहाँ पे क्या एकदम से एक बीप आती है? अरे हाँ ना बोले यार, नहीं आया, आया कि नहीं आया? जरूर आपने ग्राफ देखा होगा, 110% हर 9वीं 10वीं की किताबों में भी ये होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई है या और मैं करूं? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? उतार ले, फटाक से उतार ले, रफ्तार तेज, पागल हो जाते हैं। सिंपल सिंपल सवालों से चालू करते हैं, बिल्कुल जैसे एनएलएम स्टार्ट करा था वैसे। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक एक सवाल पर निपटाते हैं ना इन चीजों को, ये सवाल सही करना, गलत मत करना। इस सवाल का आंसर ओरली देना, उतारना मत। इसे सुन, 2 किलो, म्यू की वैल्यू 0.2, इधर फोर्स लगाया 6 न्यूटन, एक्सेलरेशन बताओ ओरली। ओरली क्या यही वाला सवाल है? ये छोड़ो, मान लीजिए फोर्स जैसे मैंने फोर्स लगाया इधर 37 डिग्री पे और फोर्स लगाया 20 न्यूटन, बताओ एक्सेलरेशन। अरे बोलो, अरे बोलो, कितना कितना कितना? 6। क्या बात कर रहे हो यार, एक्सेलरेशन 6 आ रहा है। अरे सॉल्व करो भाई, 20 का इधर कंपोनेंट कितना कितना कितना? और क्या काइनेटिक? अच्छा मैंने सिर्फ म्यू 0.2 दे रखा है, तो म्यू है, म्यू के कुछ नहीं बोला हो तो क्या दोनों यही मानने? क्या बात पहले भी बता चुका हूं। शाबाश। अगर मैंने 16 न्यूटन लगाया तो भाई साहब पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 4, तो 16 - 4 12, 12/2 सही गलत? क्या इसमें नॉर्मल एमजी है? क्या 20 का इधर कंपोनेंट कितना है? कितना? क्या ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे के एमजी लग रहा है? क्या ऐसे लगाने का फर्क पड़ेगा? अरे हाँ ना बोल। तो भाई साहब ऐसे 12 ऐसे एम, ये कितना 20, n + 12 = 20, n की वैल्यू 8, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 0.2 × 8 1.6। अरे फ्रिक्शन म्यू mg होता है कि म्यू n होता है? अबे तो फोर्स लगाने पे n भी चेंज हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब फ्रिक्शन 1.6 है, तो बता 16 - 1.6 क्या 14.4? 14.4 is 7.2, एक्सेलरेशन इज 7.2 मीटर/सेकंड²। टेढ़ा फोर्स लगाने पर वास्तविकता में क्या नॉर्मल भी चेंज होता है? तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी, कंफ्यूज होने की जरूरत, बेसिक गलती करना मत। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं, देख ध्यान से, यही 2 kg, मैं तो कह रहा हूं यही 0.2, अब जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ऐसे लगाया जा रहा है 20 न्यूटन, वो ही 37 डिग्री पे। अब बता, वही बॉडी वही सरफेस, ऐसे की वजह से लगा दिया, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो बताओ क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किस चीज पे फर्क पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स पे कि नॉर्मल? नॉर्मल पे। ध्यान से देखिए, इधर कंपोनेंट फिर से 12, इधर 16। अगर आप ध्यान से देखिए तो ऊपर लगा नॉर्मल, अब नॉर्मल की वैल्यू हो गई 12 + 20 32। बोल यस और नो? 32 × 0.2 मतलब 6.4। यार तुम्हें नहीं आया। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है 6.4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 16 - 6.4/2 यानी कि 9.6/2 यानी कि 4.8। 4.8। बोल किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है? ऐसे खींचने में कि ऐसे खींचने में?
अब सोच बॉडी को अगर चलाना हो तो कोई गधे की तरह ऐसे फुल लगाए या उसको ऐसे लगाना चाहिए अगर चलाना है? अरे कॉमन सेंस की बात है। तुमने अगर कभी देखा हो तो ग्रास कटर वाली मशीन नहीं होती, उसको ऐसे चलाओ तो नहीं चलती, ऐसे चलाओ तो यार तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। कभी देखो घास काटने वाली मशीन होती है, हम तो सर उसी से काटते कतल कतल। अरे देखिए कभी मशीन है उसमें ऐसे स्टैंड होता है, जैसे घास काटने वाली मशीन है ऐसे स्टैंड होता है, जैसे पकड़ के से चलाते हैं, उसको ऐसे धक्का लगाओ तो बाजू, क्योंकि आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो उसका चलना इतना आसान, उसका ऐसे खींच यार तुम्हें नहीं आया तो उसका चलना बहुत क्या कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस, और इसमें कोई रॉकेट साइंस। मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, ध्यान से समझें, और सब लोग हाँ में जवाब देंगे उसका, नहीं हो तो भी। क्या अपने मन में एक बात बसा लो, एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, मैं फोर्स कितने भी लगा लूं, किसी भी डायरेक्शन में लगा लूं और म्यू दे दूं, क्या तू एक्सप्रेशन निकाल सकता है? यस और नो? एक फोर्स हो दो, क्या मैंने एनएलएम में भी ऐसे उठाना चालू करा? अब उसमें एक और चीज जोड़ दी, फ्रिक्शन। कौन जोड़ दी? पर फ्रिक्शन का ध्यान दोनों तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल पे, इसलिए याद करके एनएलएम में मैंने सब जगह नॉर्मल निकलवाया था, ताकि आपको पता पड़े कि नॉर्मल निकालना आएगा तभी मुझे फ्रिक्शन निकालना आएगा, फ्रिक्शन निकालना आएगा तभी मेरी बात बनेगी। पहले था जो मैं बोला क्या चमका। तो एक कॉमन सेंस की बात अपने मन मंदिर में सेट होनी। अब अपने मन से पूछिए, अगर एक सिंगल ब्लॉक एक सर्फेस पे रखा हुआ है, कितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू की वैल्यू, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? एक बात खत्म, और कराऊंगी पिक्चर क्लियर। ब्लॉक ऑन अ रफ सरफेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एनी नंबर ऑफ फोर्सेस मैं सॉल्व कर सकता हूं। पिक्चर क्लियर। एक और इसका सवाल जो हमारे जहन में होना चाहिए और नॉर्मली बात होनी चाहिए, मान लीजिए कोई आपको बोले, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कोई आपको बोले कि ब्लॉक M रखा हुआ है और इस पे म्यू फ्रिक्शन है, बताओ कितना मिनिमम फोर्स चाहिए कि ये ब्लॉक चलने लगे? मेरी बात ध्यान से, कोई आपको बोले कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, सिंपल सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, सिंपल सरफेस रखा हुआ है, उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोई आपसे पूछे मिनिमम फोर्स कितना चाहिए कि चलने लगे? कितना? म्यू में से कम पे चला के बताऊंगा। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, सुन लिया, ध्यान सुनना, जिसने नहीं सुना अच्छी बात है, और जिसने सुना वो ध्यान से देख। बच्चा क्या करता है, चलाने के लिए फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे चलाने के लिए मिनिमम फोर्स म्यू एम जी चाहिए। ये किसने बोला ऐसे ही लगाइए फोर्स? क्या टेढ़ा भी लगा सकते हैं? कैसे लगाने से नॉर्मल कम हो जाता है? अरे यार, तो क्या फ्रिक्शन भी कम चाहिए? यार तुझे मेरी बात समझ? अरे नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई? ध्यान समझना। इसलिए अगर कोई पूछे व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल व्हिच इज प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो आपको क्या करना है समझे। आप मान लो फोर्स ऐसे लगाओ F, एंगल थीटा, नॉर्मल। अब लॉजिकली समझो, मुझे नहीं पता थीटा क्या है, मैं तो मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं, उतार लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ किताबों में लिखा होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंट्रोल, इधर कितना फोर्स? सब लोग बोले इधर कितना, बोलो क्लियर है? नॉर्मल की वैल्यू बोलिए सब लोग, mg माइनस, अरे हाँ ना बोल यार। तो जो लिमिटिंग वैल्यू की फ्रिक्शन हुआ वो म्यू n, क्या म्यू n की वैल्यू हुई म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। पहले तो यस और नो। अगर ये सिचुएशन है तो इतना फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है, तो चलाने वाला फोर्स कौन है? F cos। ये कब चलेगा? जब F cos थीटा किससे बड़ा हो? क्या आवाज है, किससे बड़ा हो? इससे। जस्ट चलने की कंडीशन, याद रखो चलने की कंडीशन क्या है? F cos थीटा should be greater than equal to, F cos theta should be greater than equal to, क्या सबको समझ आ रहा है? Should be greater than equal to mu mg minus mu f sin theta. So common F ले लो, तो it should be greater than equal to mu mg by cos theta plus mu sin theta. तुम्हें मेरी बात समझ? F कम से कम इससे बड़ा होना चाहिए, पर ये तो थीटा पर डिपेंडेंट है। ये तो इसको देख, इस क्वांटिटी को देख कैसे लिख सकते हैं? म्यू mg बाई म्यू mg, ध्यान से देख, इसको अगर तुमने कभी सुना हो, इसे डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
तुम्हें नहीं आता है, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा, ये बन जाएगा, तुम्हें नहीं आया भाई। अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल ले लूँ, देख कैसा, इस पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और डिवाइड भी कर लूं ऐसे, कैसे लिख सकता हूं? अब समझना, क्या ये 1 बाई 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर है? क्या म्यू बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर है? मतलब इस प्रकार का ट्राइंगल देखिए ध्यान से, जिसमें ये एंगल अगर थीटा है तो ये म्यू है, ये 1 है, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर है। क्या ट्राइंगल समझ आया है? अरे कभी तो हाँ ना बोल। समझने के लिए हम इसे लिख सकते हैं म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या इसे बोल सकते हैं साइन अल्फा? ये थीटा नहीं, सॉरी अल्फा मानो इसे। क्या इसे बोल सकते हैं साइन अल्फा? इसे बोल सकते हैं साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस cos alpha sin theta is what? क्या this term can be written as sin alpha plus theta? अब सोच के देख, ये सब तो है ही। अब सोच, ये वैल्यू मैं क्या चाहता हूं, इस f की मिनिमम वैल्यू की मैक्सिमम? मैंने से पूछा गया मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। सोचिए ये f की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब क्या साइन अल्फा प्लस थीटा 1 हो? यार नहीं आया, अरे नहीं आया। सोच के देखो, f मिनिमम इंप्लाइज साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 1। अरे ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, बट साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होना पॉसिबल। तो सोच f मिनिमम की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कोई आपसे पूछो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, तो आंसर म्यू एम जी की म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यार मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? कोई जरूरी थोड़ी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए, टेढ़ा लगा सकते हैं। टेढ़ा कितना लगाए? म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा पूछे कितने एंगल पे? देखो क्या साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई, तो क्या अल्फा इक्वल्स टू, या थीटा ही पूछा ना, या थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 माइनस, मतलब ध्यान से देखो तो ये अल्फा है तो ये थीटा है। अरे यार मिनिमम के लिए ये अल्फा है तो वो, यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। तो ध्यान से देखो तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो tan थीटा है जो फॉर मिनिमम, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ध्यान सुनना, मिनिमम वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, f मिनिमम की वैल्यू है म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर एंड द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इज tan इनवर्स, ध्यान से देख, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स। मतलब अगर मुझे किसी ब्लॉक को चलाना है तो मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और क्या हॉरिजॉन्टल लगाना चाहिए कि टेढ़ा लगाना चाहिए? कितने एंगल पे? सोच के देखो तो क्या प्रैक्टिकली काम की चीज है? प्रैक्टिकली, इसलिए सवाल भी काम का है। ये हेडिंग है बेसिकली मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक। जो जनरली बच्चा सोचता है म्यू एम जी, पर वो म्यू एम जी होती वो ये होती। एक मिनट, मैंने तेज बोला कि समझ आया? अरे आया कि नहीं आया बता। हाँ, अरे किसी भी चीज को मिनिमम फोर्स करने के, मिनिमम पॉसिबल निकालने के लिए क्या और भी तरीके हो सकते हैं? दैट इज मैथ्स। आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो जैसे आपको अच्छा लगे, इट्स अ मैथमेटिकल टूल। हाँ भाई, तो एक मन से भ्रम हटा दीजिए कि मिनिमम फोर्स पे चलाने के लिए म्यू एम जी फोर्स चाहिए, वो उससे भी कम हो सकता है। अगर टर्न पे इसी के आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा, क्या इसी एक सिंगल ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रखूंगा जैसे एलएम में करा था, फिर क्या 2 ब्लॉक ले लेंगे? फिर क्या